जैसे कि आपको पता है कि हम बायोस्टेटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा है, इस पर हम बात कर रहे थे, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। कल के लेक्चर में हमने इस पर काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। आज के लेक्चर की शुरुआत जो है हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल से करेंगे। तो दोबारा से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जितने भी स्टेप्स है उसको वन बाय वन करेंगे ताकि आपको जो है तमाम चीज़ें वो दोबारा से रिवाइज हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है, ठीक है। हमें कहते हैं कि अपने माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए प्लीज़। ये बच्चे मुझे ये बच्चे मुझे वैसे भी पसंद है, फिर मेरी जो कंसंट्रेशन है वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सो काइंडली अपनी माइक्स जो है वो ऑफ किया करें। अच्छा जी, हमें यहाँ पर जो है हमें बताया जा रहा है, हमें डेटा दिया गया है, हमें कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पेशेंट एज विद हार्ट डिजीज़। मतलब आप लोग जो है उन पेशेंट को जो है उनको उनकी फ्रीक्वेंसी को जो है आइडेंटिफाई करें जिनको हार्ट डिजीज़ है। सो जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ है और जिस एज के लोगों को जो है हार्ट डिजीज़ है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है आप क्या करें, मालूम करें। तो टोटल पॉपुलेशन आपको दी गई है कि आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो 30 है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन आपके पास 30 है। फिर इसी तरह से आपको जो है डिफरेंट एज के लोग जो है 30 तक आपके डिफरेंट आपको जो है डिफरेंट एज के लोग जो है आपको वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है, उनके एज आपको दिए गए हैं। तो आपका पहला काम क्या होगा, आपका पहला काम ये होगा कि आपने सबसे पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो फिर इससे एक फ़ायदा आपको ये होगा कि इससे फिर आप रेंज आसानी से निकाल सकेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कौन सी है और मिनिमम वैल्यू आपके पास कौन सी है। और अगर आप इसको इस तरह से नहीं करते तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और फिर आप पूरे डेटा को जो है सर्च करेंगे, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसमें से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका फिर इस पे क्या होगा, लग जाएगा। तो पहला स्टेप आपने ये करना होगा कि जो ऊपर डेटा आपको दिया गया है इसको आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब नीचे से सबसे पहले स्मॉल वैल्यूज लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और आखिर तक जितने पास आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू होती है उस तक जो है आपने ये ऑर्डर क्या कर देना है, अरेंज कर देना है, सीक्वेंस में ये नंबर कर देने हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपके पास 32 है, 32, फिर 36, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 71 तक, यहाँ तक आप देख सकते हैं आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अब आपका दूसरा काम क्या करना, आपका दूसरा काम क्या है, दूसरा काम आपका ये है कि इसमें से आपने रेंज को मालूम करनी है। रेंज का फार्मूला आप सबको जो है याद होना चाहिए कि रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, 71 है, 71 आपके पास ये है, और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है, 32 है। तो 71 से 32 को जब आप माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगी, 39 आएगा, ठीक है। 39 ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। 39 वैल्यू आपके पास आ गई, दिखाई दे रही है आपको क्या नहीं? अच्छा जी, 39 वैल्यू आपके पास आ गई। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 71 से 32 को माइनस किया, जिससे आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, जिससे आपके पास 39 वैल्यू आ गई, ठीक है। 39 वैल्यू ये आप देख सकते हैं, चाहिए क्या करना, ये आप देख सकते हैं। अब आपने 39 वैल्यू जो है निकाल ली। अब आपने क्या करना होगा, क्लास इंटरवल निकालना होगा। क्लास इंटरवल किसे कहते हैं, इसको समझना आप सब स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लास इंटरवल से मुराद ये है कि आप लोगों ने अब इसके ग्रुप बनाने हैं, ठीक है।
और ग्रुप में आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ इंटरवल इज टेकन इनिशिएटिवली अबाउट 5 to 15। 5 to 15 का मतलब ये है कि आप जो ग्रुप लेंगे तो आपके पास जो ग्रुप होंगे तो उसमें कम से कम 5 बंदे होने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 15 बंदों पर वो ग्रुप मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात जो है आप लोगों ने क्या करनी है, अपने साथ याद रखनी है। सर जिसने माइक ओपन किए हुए उसको बोलेंगे। काइंडली माइक्स अपने ऑफ करें। सर आप खुद सबके म्यूट कर दें, सेटिंग में जाके सबको म्यूट कर दें। अच्छा जी, म्यूट हो गए मेरे ख्याल में। तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास जो इंटरवल क्लास इंटरवल बताया गया है, ठीक है, तो क्लास इंटरवल से मुराद ये है कि आपने क्या करने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं। तो ग्रुप्स के हवाले से आपको बताया गया है कि आप जो ग्रुप बनाएंगे तो उस ग्रुप में आपके पास कम से कम 5 लोगों पर वो ग्रुप मुश्तमिल होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा आप उस ग्रुप में 15 बंदे जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो बेहतर यही है कि हम ग्रुप को जो है स्मॉल नंबर से शुरू करें, मतलब ज़्यादा तादाद में लोगों को जो है ग्रुप में शामिल ना करें बल्कि छोटे छोटे ग्रुप बनाएं। तो अब अगर हम देखें 5 को, तो 5 को अगर हम 39 से क्या करते हैं, 39 ये हमारे पास क्या है, रेंज है ना। तो 5 को अगर हम क्या करें, 5 को अगर हम 39 को अगर हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आता है, इससे हमारे पास 7 इसी तरह से समथिंग आता है, 7.8 आता है। ठीक है, सो अब अगर इस 7.8 की अगर 8 की हम राउंडिंग करें, मतलब यह है कि अगर आपके पास 7 हो, ठीक है, और 7 से कोई बड़ी वैल्यू जो है वो पॉइंट में मौजूद हो तो इसकी फिर हम राउंडिंग कर देते हैं, ये ख़त्म हो जाता है और ये हमारे पास 7 की जगह 8 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हुए थे कि ये 8 कहाँ से आई है। तो ये 8 असल में जब हमने 39 को 5 पर डिवाइड किया तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई 8। तो 8 का मतलब ये है कि अब हम कितने, अब हम 8 ग्रुप बनाएंगे और हर एक ग्रुप में हमारे पास 5 बंदे होंगे। ठीक है, हर एक ग्रुप में हमारे पास कितने बंदे होंगे, 5 बंदे होंगे। ठीक है, 8 ग्रुप बनाएंगे। So width of interval can be taken according to medical or statistical importance of the variable. इसी तरह से वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल एज फॉलो। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सो नंबर ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, वही बात है। सो नंबर ऑफ इंटरवल हमारे पास कितने हैं, 8 है। नंबर ऑफ इंटरवल हमारे पास 8 है। ठीक है, सो वी टेक नंबर ऑफ इंटरवल इज 8 इन दिस एग्जाम्पल। सो 8 का मतलब ये है कि यहाँ पर अब हम 8 ग्रुप्स बनाएंगे और हर एक ग्रुप में हमारे पास 5 बंदे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे स्लाइड में मैंने टेबल बनाया हुआ है, अब उस टेबल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये आप टेबल देख सकते हैं। सबसे पहले आप ग्रुप्स को क्या करें, काउंट करें कि हमारे पास कितने ग्रुप है। सबसे पहले ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो पहली बात हमारे पास जो है यहाँ पर प्रूव हो गई कि 8 से मुराद ये है कि हमारे पास जो ग्रुप है वो कितने हैं, 8 है। ठीक है, और हर एक ग्रुप में हमारे पास कितने कितने बंदे होंगे, हर एक ग्रुप में हमारे पास 5 मेंबर्स होंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू थी, ठीक है, जो रेंज थी वो कितनी थी, रेंज हमारे पास 39 आया था। ठीक है, 39 हमारे पास रेंज आया था। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो वैल्यू है, मतलब मिनिमम जो है हमारे पास कितना था, मिनिमम हमारे पास 32 था। ठीक है, मिनिमम हमारे पास 32 था, 31 के 32 था और मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 71 था। तो 32 से लेकर 71 तक अब हम 5 ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, सॉरी 8 ग्रुप्स बनाएंगे और हर एक ग्रुप में हमारे पास 5 मेंबर्स होंगे। सो अब अगर आप इस टेबल में देखें, इस टेबल में देखें 32 से लेकर 37 तक ये हमारे पास कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, मतलब 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। तो 32 से लेकर 37 ईयर तक के हमारे पास जितने भी लोग हैं तो उनमें से
3 लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनमें क्या है, जिनमें हार्ट डिजीज़ जो है वो क्या हुआ था, उनको हार्ट डिजीज़ हुआ था, उनमें हार्ट डिजीज़ जो है डायग्नोज हुआ था। ठीक है, 3 बंदे ऐसे हैं जिनको क्या हुआ था। सर ये जी जी। सर ये हमें 32, 33, 34, 35, 36, 37 ये 6 बनते हैं, लेकिन इसमें हम करेंगे कि 36 तक काउंट करेंगे और 37 को अगले में काउंट करेंगे और उसमें फिर 40 तक काउंट करेंगे और 40 मतलब 41 तक करेंगे, 42 को फिर अगले में करेंगे, जहाँ 47 है वहाँ 46 तक करेंगे, मतलब देखिए, 5 5 बात मेरी सुने, 32 से लेकर 37 तक हमारे पास 5 बंदे आते हैं। 32 है ना, सर तो 6 आते हैं, 32, 33, 35, 36 सर 6 आते हैं। 6 आते हैं, 32, 33, 34, 35, 36, 37 सर 32 को काउंट नहीं 37 करना, 30 से नहीं ऑनवर्ड 37 37 तक पाएंगे। 37 नेक्स्ट में ऐड होगा। 37 ठीक है, नेक्स्ट में काउंट होगा और सही 42 है। जो है वो उससे अगले में हाँ होगा, जी, 47 उससे अगले में, तो 57 बिल्कुल उससे बिल्कुल इसी तरह से है। तो मतलब मेरी बात का ये है कि हर एक ग्रुप में आपके पास 5 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, 5 मेंबर्स को आप काउंट करेंगे। तो 32 से 37 तक के आपके पास जितने मेंबर आते हैं, 5 मेंबर्स आते हैं। तो 5 मेंबर्स में से 3 लोगों को क्या हुई है, 3 लोगों में हार्ट डिजीज जो है वो क्या हुआ है, डायग्नोज हुआ है। इसी तरह से 37 से फिर 42 तक के ईयर्स के जो लोग हैं, जो आपको डेटा दिया गया था। ठीक है, तो 37 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स के दरमियान में जितने भी लोग आते हैं, तो उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको क्या हुई है, हार्ट डिजीज हुई है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखिए 42 से लेकर सर 47। ये 2 कहाँ से आया इधर, वैकेंसी की समझ नहीं आ रही थी कैसे आ रही है। सर ये सर 2 3 कैसे आया, 2 3 4 ये कहाँ से आया। ये देखिए, सब्र करें, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 32 से लेकर कितनी तक हमारे पास, कितना 32 से लेकर 37 तक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 32, ये आपके पास 1 2, ये 1 हो गए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से 37 तक। तो हमारे पास यहाँ पर डेटा क्या है, फ्रीक्वेंसी में 3 है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 37 तो नहीं है ना, यहाँ तक सॉरी, अब यहाँ पर आपके पास जो डेटा है 36 तक करेंगे सर, फिर 36 तक करेंगे, तो ये आपके पास कितने होंगे। जी देखिए, जी मेरी बात सुने, 32 से लेकर 37 तक आपके पास क्या है, ये इंटरवल है, ये आपके पास इंटरवल है। ठीक है, और 37 तक मतलब इस 32 से लेकर 37 के दरमियान आपके पास कितने लोग आते हैं। तो 32 ये 1 हो गया, 32 ये दूसरा हो गया, और 36 ये तीसरा हो गया। तो इस तरह से आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। फिर 37 से लेकर 42 तक है कि 41 तक है, 42 42 तक है। तो 37, 42 होगा। हाँ जी, तो इसमें आपके पास कितने आएंगे, इसमें आपके पास 41 हो गया, और 40 एंड 41, तो इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 2 आएगी। फिर 40, हाँ, तो समझ आ गई इसकी कि नहीं। जी सर ओके क्लियर है। ओके गुड। तो ये इस तरह से आपके पास फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, तो जब आप इसको कर लेंगे तो ये आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर इसके बाद सारा वही काम है, स्टार्ट में हमने जो किया था कि टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, 30 है। तो 3 को आप डिवाइड करें 30 पर, फिर 2 को आप 30 पर डिवाइड करें, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम मालूम करते हैं तो फिर 3 को आप 30 पर डिवाइड करें, 4 को आप 30 पर डिवाइड करें, 7 को आप 30 पर डिवाइड करें। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी। फिर इसके बाद हमारे साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका भी वही है कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी 3 है, तो हमने 3 लिख दी। फिर अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 2 के साथ 8 करेंगे, हमारे पास दूसरे इंटरवल की फ्रीक्वेंसी
कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 आएगी। फिर 5 को हम 3 के साथ 8 करेंगे तो इसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 आएगी। 8 को हम 7 के साथ क्या करेंगे, 4 के साथ 8 करेंगे तो इससे हमारे पास 12 आएगी। 12 को जब हम 7 के साथ 8 करेंगे तो इससे 19 आएगी, और इसी तरह से नीचे आते आते हमारे पास टोटल 30 बन जाएगा। ठीक है। सो अब अगर हम इस फ्रीक्वेंसी और इस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखें, अगर ये हमारे पास सेम आता है तो इसका मतलब ये होगा कि हम सही तरीके से जा रहे हैं और हमारा जो मेथड है वो क्या है, ठीक है। फिर कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, तो कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, मतलब इसकी डिवीजन करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। सो 3 को अगर हम 30 पर डिवाइड करते हैं हमारे पास 0.1 आता है। 5 को अगर हम यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 को अगर हम 30 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.167 आएगी। ठीक है। अगर 8 को हम 30 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक बात करनी है। सर ये जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ रहे थे तो उसमें कहा था कि डाटा कहीं भी ओवरलैप नहीं होता ना, ये शुरू में हमने पढ़ा था ना। तो सर मुझे यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो रही है ना, 32 से 37, 37 से 42 मीन्स के ये देखते हैं ना 37 और अगर कोई ऐसा पे मतलब जिसमें 37 भी अगर आ जाता है तो फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी मतलब ऊपर 4 कर देंगे, तो नीचे क्या करेंगे फिर हम? वो तो मतलब इस तरह है कि हमारे पास 37 पेशेंट नहीं है, 37 जो है वो नंबर नहीं है ना, तो अगर 37 अगर नंबर हुआ तो हम इसको ऊपर काउंट करेंगे या नीचे करेंगे? देखिए, तो 37 को आप काउंट नहीं करेंगे, ये असल में आपके पास लिमिट है, मतलब 32 से लेकर 37 तक, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक ये आपके पास लिमिट है। अब इन दो वैल्यूज़ के दरमियान आपके पास जितनी वैल्यू आएगी तो आप उसको काउंट करेंगे। जैसे 32 है तो 32 ये आपके पास मिनिमम है और 37 मैक्सिमम है। तो इसके दरमियान आपके पास क्या आता है, इसके दरमियान आपके पास 32 भी आता है, फिर 2 बार 32 आया है, फिर एक बार जो है आपके पास 34 आया है कि 36 आया है मेरे ख्याल में। तो उसको जब आप काउंट करेंगे 36 इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये आपको सिर्फ लिमिट दिया गया है। फिर इसी तरह से अगर 37 देके 37 आपके पास बिल्कुल डेटा में मौजूद। मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ, अगर 37 उन नंबर में होता है, सपोज के उनमें 37 है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये 32 से 37 में लिखेंगे या 37 से 42 में लिखेंगे? मुझे बस इतना था। 37 से 42 फिर उसमें ऐड नहीं करेंगे, उसमें 41 तक करेंगे, 42 को अगले में काउंट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल यही बात है, अगले में 5 लोग आने चाहिए। यही बात है। समझ आ गई हमें आप? मतलब टोटल 5 ऐड करने हैं, छठा ऐड नहीं करना, छठे को नेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल यही बात है। अब समझ आ गई आपको? समझ आ सर गई? क्लियर है, कंटिन्यू करें। ओके जी। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 3 डिवाइडेड बाय 30 इससे 0.1 आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 30 इससे आपके पास ये वैल्यू आएगी। 8 डिवाइडेड बाय 30 और इसी तरह से 30 डिवाइडेड बाय 30 तो आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने क्या की, ये आपने डेटा निकाल दिया। आपके पास जो क्या थी, जो रेंज आपने निकाली थी। रेंज निकालने का क्या मतलब है, रेंज निकालने का बुनियादी मतलब ये है कि आपके पास जितने लोग थे, मतलब 30 पॉपुलेशन थी, 30 पॉपुलेशन में हमारे पास डिफरेंट एज के लोग थे। तो डिफरेंट एज के लोगों में तकरीबन मतलब 39 लोग ऐसे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है, हाँ जी, रेंज जो है ये आपके पास क्या है, 39 है। तो 39 को अब हम क्या करेंगे, 39 ये हमारे पास लोग हैं। ठीक है, और इसका हमने क्या करना है, इसकी अब हमने ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए हमें बताया गया है कि आप जो है ग्रुपिंग कम से कम 5 बंदों की ग्रुप बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप बना सकते हैं। तो 39 को जब हम क्या करेंगे, जी जी सर हमें ये उधर दिया क्या होगा 5 to 15 के, इसमें हमने मैक्सिमम ग्रुप और मिनिमम बना सकते हैं।
नहीं, ये आपको दिया नहीं ये गई हमें होगा, नहीं, ये आपने ये याद हमने हर रखना है। टाइम में ही ये रखना होगा। 5 to 15 हमने अच्छा हर ग्रुप में, हमें याद रहना चाहिए कि 5 to 15 ग्रुप बनाने हैं हमने। लेकिन कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि आप कम मेंबर्स वाले ग्रुप को क्या करें, प्रेफर करें, क्योंकि उसकी फिर आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें फिर आपको आसान होंगी। अगर आप बड़े नंबर को लेते हैं, ग्रुप को आप एक्सपेंड करते हैं, तो फिर अच्छा आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है। सर वहाँ अभी हमें क्वेश्चन में सामने हमें यही याद रखना है। सर हमें क्वेश्चन में टेबल देंगे, वो मतलब लाइक वो टेबल देके कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है और आप जो है ना इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें। सर नहीं, आपको अगले वाली आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, बल्कि आपको इस तरह से डेटा दिया गया होगा इरेगुलर सीक्वेंस में। आप देख सकते हैं ये इरेगुलर सीक्वेंस में आपको डेटा दिया गया होगा और आपको कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकाले। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप इस डेटा को क्या करेंगे, सीक्वेंस के साथ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे, रेंज के बाद फिर आप इसकी क्या करेंगे, क्लास इंटरवल करेंगे, और फिर उसके बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। और सिंपली आप इसको, अगर आपसे सिर्फ फ्रीक्वेंसी का पूछे तो फ्रीक्वेंसी आप सिंपली निकाल सकते हैं इसको अरेंज करके। वो टेबल बनाकर अपने साथ रफ वर्क में टेबल बनाकर आप आसानी से इसकी कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे अगर आप इस पर प्रैक्टिस करें और इसको सही तरीके से सीखें। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई आपको? सर सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। डाटा मतलब ग्रुप हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि अनग्रुप डाटा है कि ग्रुप डाटा है? फिर उनके सर एक क्वेश्चन अगला तो किसी भी तरह का वो पूछ सकते हैं ना, ग्रुप डाटा भी दे सकता है और अनग्रुप डाटा भी दे सकता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये अनग्रुप है कि ग्रुप है? वो आपको बताएंगे ना, वहाँ पर आपको मेंशन किया होगा ना, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होगा, डेटा भी आपको दिया होगा, आपने सिर्फ उसको अरेंज करना होगा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। सर जो नंबर की सूरत में होगा ना वो अनग्रुप डाटा होगा और जो टेबल की सूरत में होगा वो ग्रुप डाटा होगा। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं जैसे कि आपको ये दिया गया है। ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसे होता है ना कि वो टेबल फॉर्म में भी नहीं देते, वो वैसे ही दे देते हैं कि जी हाँ इसको आप ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करें। फिर तो फिर आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे ना, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास ग्रुप डेटा है ना, देखिए इसको आपने ग्रुप बनाया है, पहले आपके पास अनग्रुप था, इसको आपने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। सर जो अनग्रुप डाटा होगा फिर हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो ग्रुप डाटा हो गया ना, तो फिर हम्म, अनग्रुप को हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर उसका भी यून कुछ इस तरीकेकार बता इसका दे ताकि इस हमें दोनों तरीकों मेरी से बात पता हो। सुने, इसका पार्ट 1 जो है उसको आप देखिए अच्छी तरीके से, उसको वॉच करें। उसमें हमने अनग्रुप डेटा को आसानी से जो है वो अरेंज किया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल सर में। उसमें जो भी तो यही डिस्क्रीट चीजें डेटा है सारी ना, इसी तरह टेबल बना के रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, नहीं नहीं, एक उसमें तरह भी ये से नहीं है, एक तरह रिलेटिव से नहीं फ्रीक्वेंसी, है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारा कुछ उसमें भी दिया हुआ एक तरह से नहीं है। उसमें हमने फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्क्रीट डेटा का प्रेजेंट किया था, इसमें हम फ्रीक्वेंसी टेबल कंटिन्यूअस डेटा का प्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमें क्वेश्चन में ऐसे देंगे, डिफरेंट ऐसे मतलब डिजिट्स दिए होंगे और वो कहेंगे कि ये मतलब इनका जो है ना आप फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करें और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस तरह मेरे ख्याल में क्वेश्चन आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक मिनट ये काइंडली रिपीट कीजिएगा कि ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई है, मतलब ये जो आपने टेबल शो कराइएगा। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है मुझे, कंफर्म करना है। जी जी देखिए, आपने सबसे पहले मतलब उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद आपने क्या किया है कि मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसमें से मिनिमम को माइनस किया है और डिवाइड किया है आपने 5 के ऊपर। हाँ जी, 5 के ऊपर डिवाइड किया तो इससे आपके पास 5, तो जो आपका आंसर आया सपोज अगर वो 7.8। 6.5 आता है तो हमने उसको 6 सपोज अगर 7.5 आता है तो आपने अप्रोक्सीमेटली उसको 8 किया। नहीं फिर नहीं, आपने अगर ऐसे ग्रुप सेवन, बनाया बात जिनका सुने इंटरवल। बात सुने, अगर 7.5 आपके पास आया तो 7 जो है ये 5 से ज़्यादा है, इसकी फिर आप राउंडिंग नहीं कर सकते। अगर 7.6 फिर आया 7 तब भी लिखेंगे। आप राउंडिंग नहीं कर सकते, अगर 7.8 आया तब इसको आप 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये 8 ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अगर 7.5 आ गया तो हम 7.5 के ऊपर मतलब उसको वो करेंगे नहीं, आप फिर सिर्फ आंसर 7 में। को लिखेंगे, सिर्फ 7 लिखेंगे आप फिर। फिर वो मतलब हमारा इंटरवल जो है वो 7 होगा।
हाँ, फिर आपका इंटरवल जो है 7 होगा, मतलब 7 ग्रुप फिर आप बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने ग्रुप बनाने हैं। अब जब हमने ग्रुप बनाने हैं तो हम तो वही असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है, मतलब 32 मिनिमम से स्टार्ट करना है और वो हर उसमें 5-5 ऐड करते जाना है। बताया ना कि इंटरवल हमारा 5 to 15 के दरमियान होना चाहिए। तो हमने मतलब मिनिमम से शुरू करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से 32 जैसे मिनिमम था, इसमें हमने 5 ऐड किया है तो ये 37 बन गया है, और फिर इस तरह नेक्स्ट ऐड करना है। अब सर टेबल शो कराइएगा। अब ये इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई है, ये यही तो मेरा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इसमें कहाँ ये से जो आपने आई है, शो कराया है। बिल्कुल मुझे समझ आ गई। फ्रीक्वेंसी मतलब पहले जो इंटरवल है इसमें आपके पास 3 आई है, तो यहाँ अगर आप देखें 32 से लेकर 37 तक हमारे पास क्या है, इंटरवल है। तो 32 और 37 के दरमियान आपके पास कितनी वैल्यू है, 32 एक हो गई, 32 दो हो गई, 36 3 हो गई, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर 30 मतलब हम उसी जो हमारे डिजिट्स दिए गए होंगे ग्रुप वाले, हम उसी में ढूंढेंगे कि हमारे पास 32 से 37 के दरमियान हाँ कितने टोटल बिल्कुल डिजिट्स हैं। बिल्कुल, हाँ जी यही बात है। अच्छा, वो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, हाँ ठीक है। जी अभी टेबल शो कराइएगा, क्योंकि ये चीजें मिक्स होने वाली है ना, जब तक कंफर्म ना हो फिर बहुत ज्यादा। आज मैंने सारा लेक्चर दोबारा से सुना था, पर मुझे थोड़ी सी चीजें कंफ्यूज हो रही आप थी, मैंने देखिए कहा आपसे पूछूं। 37 के से लेकर 42 तक के ईयर्स के हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ठीक है। अभी ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है किस पे भला, 30 कहाँ से आया अब ये? अभी मैं मैंने आपको आपकी क्लास सुनी है पर मुझे हाँ जी कंफ्यूजन हो रही है। टोटल नंबर ऑफ 30 पॉपुलेशन। 30 मतलब ये हमारे पास देखें, हैं ये कितने? देखें, ये देखें, ठीक है, टोटल ठीक है, आपके पास ठीक ये है, 30 ठीक है। पॉपुलेशन हो n गई। इज इक्वल टू 30। हाँ जी, ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी को मतलब फ्रीक्वेंसी की ठीक है, फार्मूला हमने उसको आपको याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब आपके पास जो इवेंट्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एन। सो एन आपके पास 30 है और आपके पास जो इवेंट मतलब 32 32 36 3 इवेंट हुए हैं, तो यहाँ पर आप 3 पुट कर देंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने फ्रीक्वेंसी को टोटल पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड कर हाँ दिया, जी वो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। बिल्कुल। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सर कम्युलेटिव टेबल कीजिएगा प्लीज आगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमने जो फर्स्ट डिजिट होती है मतलब हॉरिजेंटल वाली, उसको फ्रीक्वेंसी को और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट डिजिट सेम लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना हर डिजिट जो है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पहला पहला डिजिट होता है उसको हम पीछे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाते हैं, तो इस तरह ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। हाँ जी बिल्कुल और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला मतलब टोटल सम अप है, ये जो है ना टोटल पॉपुलेशन के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट नंबर आएगा। बिल्कुल ये वाला। और जो कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए जो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है यानी ये इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल पॉपुलेशन। बिल्कुल इसका मतलब है सर, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, तो हमें वही सब पूरा तरीकाकार फॉलो फिर करना पूरा पड़ेगा। फिर मेथड हमें फॉलो कम्युलेटिव करना। फ्रीक्वेंसी निकलनी पड़ेगी हाँ और जी फिर हमें जाके कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, थैंक यू सो मच। ओके वेलकम, बिल्कुल यही तरीका है, ठीक है। आपने जिस तरह से बताया बिल्कुल इसी तरह से आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। अब हम आ जाते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ, जो कि हमारे साथ क्या है, हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम ये भी हमारे पास डेटा को प्रेजेंट करने का एक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, मतलब आपके पास जो डेटा होती है तो उसको ग्राफ के जरिए प्रेजेंट करने का ये एक मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। It display the frequency or count of data points within specific interval or bins along a continuous range, ठीक है। हिस्टोग्राम के हवाले से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हिस्टोग्राम के जरिए हम कंटिन्यूस डेटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, मतलब और जबकि हमारे पास जो बार चार्ट है तो बार चार्ट के जरिए हम डिस्क्रीट डेटा को क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Histogram are commonly used to visualize the distribution of numerical data to understand its shape, central tendency and variability है, ये क्या है, हाँ variability। हिस्टोग्राम को हम कॉमनली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम को हम कॉमनली जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, मतलब हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा होता है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, ठीक है, उसको देखने के लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। मतलब इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को भी आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अलावा
वेरिएबिलिटी, हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूज़ आती है तो उसमें क्या डिफरेंस है, हमारे पास दो वैल्यू के दरमियान क्या फ़र्क है, तो उसको कंपेयर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हिस्टोग्राम हमारे पास किस तरह की फॉर्म में, किस तरह की शेप में हमें देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, histogram are useful for various purpose like identifying the central tendency of data, डेटा की मीन मीडियन मूड को मालूम करने के लिए हम हिस्टोग्राम को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ आउटलियर एंड और अनयूजुअल डेटा पॉइंट। ठीक है, आउटलियर किसे कहते हैं, आगे यूनिट्स में इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। assessing data distribution such as whether it is symmetric or skewed, साइमेट्रिक है या स्कीव्ड है, तो इस पर भी हम आगे यूनिट्स में बात करेंगे। कंपेयरिंग डिफरेंट डेटा सेट फॉर डिफरेंट डिफरेंसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मुख्तलिफ डेटा सेट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए भी हम हिस्टोग्राम को क्या करते हैं, हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं। हिस्टोग्राम की जो डायग्राम है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी। इससे पहले हमने जो डायग्राम पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम आपको दिखने को मिले थे, तो इनकी जो बाउंड्रीज थी वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या थी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बाउंड्रीज जो है, मतलब एक वर्टिकल लाइन की, एक वर्टिकल कॉलम की जो लाइन है वो दूसरे वर्टिकल कॉलम के लाइन से बिल्कुल जुड़ी हुई है, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में ये आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राफ है, इसको क्या कहते हैं, इसको हिस्टोग्राफ कहते हैं। आपको इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ ग्राफ दिए गए होंगे और आपसे पूछेंगे कि इसको क्या, कौन सा नाम, मतलब इसका क्या नाम है, इस ग्राफ का क्या नाम है, तो आप लोगों ने इन ग्राफ को भी याद रखना है। ठीक है, सर हिस्टोग्राम का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस होता है और उसके दरमियान कोई गैप नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, यही बात है। हाँ, हिस्टोग्राम क्वांटिटेटिव डाटा को शो करता है। हाँ जी, बिल्कुल। अब आ जाते हैं पाई चार्ट की तरफ। व्हाट इज पाई चार्ट? पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट ये भी हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक क्या है, एक मेथड है। अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट डेटा। ये असल में हमारे पास ऐसा सर्कुलर ग्राफ होता है, ठीक है, जो कि टोटल जो है हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स में क्या हुआ होता है, डिवाइड हुआ होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पाई चार्ट कहते हैं। वेयर होल सर्कल रिप्रेजेंट 100% ऑफ क्वांटिटी। ये होल सर्कल जो होता है ना, ये वाला, तो ये 100% क्वांटिटी पर मुश्तमिल होता है। और इसी तरह से द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस और सेक्टर्स टू इलस्ट्रेट द प्रोपोर्शनेट पार्ट और परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज और कंपोनेंट विद इन दैट होल। ठीक है, और इसी तरह से इस पूरे एरिया में हमारे पास ये पूरा एरिया जो है मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों की जो परसेंटेज और जो वैल्यूज होती है उसको क्या करती है, प्रेजेंट करती है। आगे डायग्राम में आपको इसकी समझ मज़ीद आसानी से आ जाएगी। ईच स्लाइस ऑफ द पाई रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक कैटेगरी और डेटा पॉइंट। और इसी तरह से हमारे पास जो ओवरऑल सर्कल होता है, तो ओवरऑल सर्कल का जो एक एक पार्ट हमारे पास होता है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, तो ये एक एक पार्ट जो है आपको स्पेसिफिक कैटेगरी की क्या करती है, रिप्रेजेंटेशन कराती है। ठीक है, द साइज ऑफ ईच स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट। और इसी तरह से हमारे पास जितनी क्वांटिटी होती है उतना ही हमारे पास वो स्लाइस होता है, वो पार्ट जो है वो बनता है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में अब देख सकेंगे, ये आपके पास, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाई चार्ट। ठीक है, और ये पाई चार्ट का जो ओवरऑल एरिया होता है ये 100% होता है। और 100% में आपके पास जो डिफरेंट एरियाज होते हैं मुख्तलिफ कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या करती है, ये इसकी जो क्वांटिटी होती है उस पर डिपेंड करती है। जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना ही ये एक स्लाइस जो है ज़्यादा एरिया क्या करेगा, उसको ऑक्यूपाई करेगा, उसको कवर करेगा। ठीक है, और जितना वैल्यू कम होगी तो उतना ही ये कम एरिया को क्या करेगी, घेरेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के जो चार्ट होते हैं इसको हम पाई चार्ट या पाई ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ट्री एंड लीफ पैटर्न है। ट्री एंड लीफ पैटर्न ये भी
क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। वी यूज इट शो डायरेक्टली क्वांटिटेटिव डेटा। ट्री एंड लीफ पैटर्न के जरिए भी हम क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वी ऑर्गेनाइज डेटा डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को इस पैटर्न के जरिए ऑर्गेनाइज करते हैं। We plot a vertical line and put the first digit of the category to the left of the line and the second digit to the right of the vertical line। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, 31 हो गया, ठीक है, 32 हो गया, ठीक है, 33 हो गया, 33। सो अब हम क्या करेंगे, लीव ट्री एंड लीफ पैटर्न को हम इस तरह से बनाते हैं। ये हमने एक लाइन लिया, यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी क्या है, 30 कैटेगरी है, तो 3 हमने इस साइड पर लिख दिया। 30 में हमारे पास मजीद कौन कौन से वैल्यू है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर हम 1 2 3 लिख देंगे। फिर इसी तरह से 41 42 43 है, तो हम 4 यहाँ पर लिख देंगे और फिर 1 2 3। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको असल में हम ट्री एंड लीफ पैटर्न कहते हैं, ठीक है। और यहाँ तक आपको समझ आ गई क्या नहीं? सर ये दोबारा समझें। अच्छा जी, सर ये जो फर्स्ट कॉलम में होगा जैसे 3 है और आगे अगली लाइन में आपने 1, 2, 3 किया, तो ये 3 या 40 या 50 वाली जो भी सीरीज होगी वो उसका एक किस्म का ट्री को शो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, सब्र करें। डायग्राम को देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए, अब आपको समझ आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर आपको मतलब एक सीरीज़ जो है यहाँ ली गई है, ये आपको डेटा जो है यहाँ पर दिया गया है इस टेबल में, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस टेबल में आपको डेटा दिया गया है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये टेबल में आपको डेटा दिया गया है। तो मिसाल के तौर पर 32 से लेकर इन्होंने 57 तक जो है इन्होंने टेबल को लिया है। सो अब हमारे पास 32 से लेकर 36 तक ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया, ठीक है, ये एक इंटरवल हो गया। सो हम क्या करेंगे, 32 32 36 है, तो अब हमारे पास 30 ये एक कैटेगरी हो गई, तो 30 को हमने लेफ़्ट साइड पर लिख दिया और 30 के बाद हमारे पास इसमें जो वैल्यू है 32 एक बार आया है, मतलब 2 ये एक दफ़ा हो गया, फिर दूसरा 2 हमने दूसरा 2 भी लिख दिया, फिर इसी तरह से हमारे पास 6 आता है तो हमने 6 लिख दिया। इसी तरह से 36 के बाद अगर आप देखिए 40 आता है ना, तो 40 41 42 43 45 49, तो अब हमने 40 ले लिया है, ठीक है, 40 क्लास को ले लिया है। 40 क्लास में हमारे पास 0 भी आता है, तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 सॉरी फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 9। तो इस तरह से ये आपके पास 9 तक आ गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 30 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 3 होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 है। देखिए एक 2 हो गया, दूसरा 2 और तीसरा हमारे साथ 6, तो फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। इसी तरह से 40 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 6 आएंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास कितने डिजिट है, 0 1 2 3 5 9, तो ये हमारे पास टोटल 6 आते हैं जी। इनको भी देखिए, इन्होंने जो टेबल में लिखा है, हाँ तो ये सर इन्होंने भी सारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना। देखिए पहले इन्होंने 30 वाली सीरीज फॉलो किया, फिर 40 वाली, फिर 50 वाली, फिर हाँ 60 जी फिर 70, बिल्कुल। मतलब इसको भी पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में हाँ करेंगे और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ लिखी है। अब हाँ ये जो वर्टिकल लाइंस हैं 3 4 5 6 7, ये सारे ट्री हैं और ये ये जो आगे ब्रांचेस बना दिए ये इसके लिए है। हाँ जी बिल्कुल। तो असल में बात यह है कि आप जो भी जितना भी डेटा आपको दिया गया होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर का बुनियादी मकसद यही है कि आपको आसानी हो जाए प्रॉपर ऑर्डर से अरेंज करने में, ठीक है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो फिर आप इसमें एमसीक्यूज कैसे आएगा? इसमें एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास ट्री एंड लीफ पैटर्न दिया गया होगा, ठीक है, आपको कहेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। तो आपको एक डेटा दिया गया होगा, मिसाल के तौर पर इस तरह से एक टेबल आपको दिया गया होगा, तो आपने इसकी फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होगी, और वो तो इंतहाई सिंपल है। ये आपके पास 30 एक कैटेगरी हो गई, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 2 एक हो गया, ये 2 दूसरा हो गया, ये 6 तीसरा हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 आएगी, ठीक है। इसी तरह से 4 सर पेशेंट भी बताए होंगे, पेशेंट नहीं नहीं कोई भी डेटा हो सकता
कोई हाँ, भी ये तो इन्होंने वैसे कॉलम में ये दिया हुआ है कि ये पेशेंट है और उनकी एज भी है। हाँ जी, एज देके आपसे वो पूछ सकते हैं, आपको वो ऐसे भी कर सकते हैं कि वो आपको एक डेटा दे देंगे और उस डेटा के बारे में आपको कहेंगे कि इससे आप हमें ट्री एंड लीव पैटर्न के ज़रिए हमें फ्रीक्वेंसी जो है हमें शो कराए, ठीक है। तो फिर आप इस पूरे मेथड को फॉलो करेंगे, पहले ये टेबल बनाएंगे, फिर इस टेबल के बाद जो है फिर आप ये वाला टेबल बनाएंगे और फिर इसके बाद आप ये फ्रीक्वेंसी निकाल सकेंगे। और इस तरह से आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि वो जो है ऑलरेडी उन्होंने आपके लिए एक टेबल बनाया होगा, ऑलरेडी सारा डेटा जो है वो आपको दिया होगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी आपको जो है वो मेंशन नहीं होंगी। तो वो आपसे पूछेंगे कि इन गिवन डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को मालूम करें। तो फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से मालूम करेंगे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। क्या समझ नहीं आई मुझे आपकी आवाज़ की? नंबर ऑफ पर्सन, देर आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। नंबर ऑफ पर्सन ये पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट है कि क्या कह रही है आप? ये नंबर ऑफ पेशेंट ये तो हमारे पास पॉपुलेशन है ना, कि हमारे पास पेशेंट इतने हैं और इनकी एज जो है हमारे पास इतनी इतनी है। ये तो आपको एज बता रही है कि पहले बंदे का जो एज है वो 32 है, दूसरे का भी 32 है, तीसरे का फिर 36 है, चौथे का फिर 40 है। तो ये आप, हाँ जी, तो ये आपको एज बता रहे हैं मुख्तलिफ पेशेंट की, ठीक है सर जी। सर मुझे ये 3 4 5 6 7 जो लिखा है ना इसकी नहीं समझ आई। 3 4 अच्छा देखिए, जैसे कि इससे पहले हमने जो क्लास इंटरवल मतलब जो ग्रुप बनाए थे, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ग्रुप बनाना होगा, इंटरवल क्लास इंटरवल बनाना होगा। देखिए 32 से लेकर 36 तक ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में मेन सेम कौन सी चीज़ है, सेम आपके पास जो है 3 आपके पास सारे डेटा में क्या है, सेम है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप लेफ़्ट साइड पर लिख देंगे। इसी तरह से जो दूसरे नंबर हमारे पास होते हैं, जैसे कि 32 में से 2 हो गया, फिर दूसरे 32 में से 2 हो गया, फिर तीसरे 30 में से ये 6 हो गया। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप राइट साइड पर लिखेंगे। ये असल में एक मेथड है डेटा को प्रेजेंट करने का, ठीक है। और इसके ज़रिए ही आप क्या कर सकते हैं, मतलब 30 एज की उम्र में 30 रेंज की उम्र में आपके पास कितने पेशेंट हैं, आपके पास 3 पेशेंट हैं, मतलब ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी। फिर 40 एज की उम्र में आपके पास कितने पेशेंट हैं, तो 40 एज की उम्र के में मतलब 40 के रेंज में आपके पास जो पेशेंट है उनकी तादाद 6 है। तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 5 6 9, तो इनको अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास 6 आएंगे, मतलब 6 लोग हैं जिनकी एज जो है वो 40 में है, ठीक है। मतलब 40 41 42 43 45 और 49। फिर इसी तरह से 50 एज के उम्र में आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो वो 2 है, जिसमें एक 57 ईयर्स का है, एक 59 का है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। 60 उम्र के एज में आपके पास जो पेशेंट है उनकी टोटल तादाद 70 है, जिसमें एक 64 ईयर का है, एक 66 का है, दूसरा भी 66 का है, चौथा जो है 67 का है। तो टोटल इसी तरह से फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आएगी, 7 आएंगी। तो ये ट्री एंड लीफ पैटर्न है जिसके ज़रिए आप डेटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर आ गया समझ। जी